हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह से संबंधित पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां से उसे देख सकते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संगठन एवं तैयारी के अंतर्गत यह बात किया था कि बिठूर कानपुर के नाना साहब धोदू पंत के मंत्री एवं वकील अजीमुल्ला नाना साहब की पेंशन और उनके पेशवा पद की पुनः स्वीकृति से संबंधित मामला लेकर लंदन गए थे, किंतु उनकी बात वहां सुनी नहीं गई। अजीमुल्ला लंदन से ही क्रांति का इरादा लेकर भारत वापस आए थे। बिठूर कानपुर में नाना साहब को अजीमुल्ला ने क्रांति के लिए उकसाया। नाना साहब अजीमुल्ला और बिहार के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह लखनऊ में मिले। बाबू कुंवर सिंह की सलाह पर लखनऊ में ही 1857 के महाविद्रोह की अर्थात क्रांति की तिथि 31 मई निश्चित की गई। मित्रों, 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए क्रांति के प्रतीक के तौर पर कमल और चपाती को स्वीकार किया गया और यह विचार रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी सुनंदा ने दिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि कमल और चपाती एक प्रतीक के रूप में अपनाए जाने का विचार ओमानंद ने दिया था। तो यहां पर क्रांति के प्रतीक के तौर पर कमल और चपाती के अपनाए जाने की बात के पीछे जो विचार है, सुनंदा और ओमानंद दोनों का नाम आता है। 1857 की क्रांति के स्टार प्रचारक नक्की खां और बाबा गुरदास थे। नक्की खां लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के मंत्री थे और बाबा गुरदास नाना साहब के शिक्षक थे। तो नक्की खां कमल का पुष्प सैनिक छावनियों में ले जाते थे और गुप्त रूप से उसे भारतीय सैनिकों को सौंपते थे और बाबा गुरदास गांव-गांव चपाती लेकर जाते थे। तो इसके पीछे
क्या मंतव्य था, यह बड़ा रहस्यमयी माना गया। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि कमल का मतलब था सैनिकों के लिए खासकर कि क्रांति के लिए तैयार रहिए। और यह भी विचार दिया जाता है कि अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने हमारी रोटी छीन लिया है और उसे हमें प्राप्त करना है, और अगर उसे हम अपनी रोटी को प्राप्त कर लेते हैं तो हम कमल की तरह खिल जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से 1857 के महाविद्रोह के संगठन एवं तैयारी की बात समझी जाती है। और इसी के बाद क्या हुआ कि क्रांति की तिथि 31 मई तो निश्चित की गई थी, लेकिन मेरठ के विद्रोही सैनिक इतना इंतजार नहीं कर सके और क्रांति की चिंगारी 10 मई 1857 को फूट गई। मित्रों, आज जो विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह का आरंभ या क्रांति का आरंभ व विस्तार, मेरठ से दिल्ली व अन्य क्षेत्र तक। जब चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में मंगल पांडे के विद्रोह की बात मेरठ पहुंची तो वहां के जो देसी सैनिक थे वह विद्रोह पर उतर आए और यहां 6 मई 1857 को मेरठ में चर्बी युक्त कारतूस के प्रशिक्षण के समय तीसरे देसी रिसाले के 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया। कोर्ट मार्शल के तहत इन 85 सैनिकों को 10 साल की सजा दी गई। इस समय मेरठ छावनी का कमांडर इन चीफ हैबिट था। मित्रों, अगर फैक्ट वाइज हम थोड़ा सा इसको नोट कर लें तो ऐसे होगा, 6 मई 1857 को मेरठ छावनी में तीसरे रिसाले के 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था। कोर्ट मार्शल के तहत इन सैनिकों को 10 साल की सजा दी गई। इसके बाद
9 मई को मेरठ छावनी में 9 मई को मेरठ छावनी में 85 सैनिकों को परेड ग्राउंड में लाया गया। उन्हें बेड़ियां पहनाकर बैरक की जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। अब 9 मई को शाम के समय जब मेरठ छावनी के सैनिक बाजार में निकले तो वहां की महिलाओं ने, विशेषकर कानपुर के सदर बाजार की तवायफों ने, वेश्याओं ने भारतीय सैनिकों को एक तरह से उकसाया, ताना दिया कि आपके भाई लोगों का अपमान किया गया और आप चुपचाप देखते रहे। यह बात देसी सैनिकों को लग गई और बैरक में आकर के एक गुप्त बैठक हुई और एक संदेश दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास भिजवा दिया गया कि हम लोग 11 या 12 मई को पहुंच रहे हैं। अब बहादुर शाह जफर को यह समझ में नहीं आया कि जब क्रांति की तिथि 31 मई निश्चित की गई है तो ये देसी सैनिक 11 या 12 मई को क्या करने आ रहे हैं। बहरहाल 10 मई की घटना को हम देखते हैं। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को रविवार के दिन साय 5:30 बजे, बड़ा अच्छा मौका था। इस समय सारे अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी गिरजाघर में विशेष प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे और उसी समय 11वीं व 20वीं पलटन के देसी सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कर्नल फिनिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 11वीं व 20वीं पैदल सेना ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। कर्नल फिनिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्नल फिनिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई और स्थानीय स्तर पर अगर हम देखें तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत करने वालों में मुख्य भूमिका, स्थानीय स्तर पर मुख्य भूमिका, स्थानीय स्तर पर मेरठ में क्रांति की शुरुआत
करने वालों में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आता है। एक का नाम धन सिंह गुर्जर, धन सिंह गुर्जर, और कदम सिंह, दूसरे व्यक्ति का नाम कदम सिंह आता है। और इसके बाद क्या हुआ कि विद्रोही सैनिक बैरक में कैद 85 सैनिकों को छुड़ा लिए और इन सब को लेकर के विद्रोही सैनिक गिरजाघर की तरफ बढ़े। वहां फिरंगियों का, अंग्रेजों का कत्लेआम किया गया। फिरंगियों को मारो मारो की आवाज पूरे मेरठ शहर में गूंज रही थी। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर अंग्रेजों का कत्लेआम ना किया गया हो। और एक बात का जिक्र और किया जाता है कि मेरठ में क्रांति होने से पहले, मेरठ में क्रांति होने से पहले अंबाला छावनी में क्रांति की सुगबुगाहट थी। यदि मेरठ में क्रांति ना होती तो सबसे पहले अंबाला छावनी में होती। और किंतु एक विभीषण जैसे व्यक्ति के चलते अंबाला छावनी की क्रांति होते होते बच गई और मेरठ में क्रांति हो गई। सायंकाल मेरठ के विद्रोही सैनिक समूह के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। समूह के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। विद्रोहियों में रिचर्ड विलियम भी था और वह विद्रोही सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचा था। क्रांति के समय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इटावा में कलेक्टर के पद पर थे। वहां पर भी क्रांति का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ। तो ए.ओ. ह्यूम को एक महिला की साड़ी पहन करके भागना पड़ा था। मेरठ के विद्रोही सैनिक समूह में दिल्ली पहुंचे। प्रातः काल यमुना का पुल पार किया और उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी घर। सामने दिखाई दिया चुंगी घर। क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने उसमें आग लगा दिया और विद्रोही सैनिकों को कर्नल रिपले ने रोकने का प्रयास किया और वह मारा गया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। कर्नल रिपले ने इन्हें रोकने का
प्रयास किया, किंतु वह मारा गया। मित्रों, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि विद्रोही सैनिकों के साथ एक अंग्रेज भी मेरठ से दिल्ली आया था। विद्रोही सैनिकों के साथ एक अंग्रेज रिचर्ड विलियम भी दिल्ली आया था। रिचर्ड विलियम भी दिल्ली आया था और विद्रोही सैनिक दिल्ली के लाल किले में पहुंचना चाहते थे। विद्रोही सैनिक लाल किले की तरफ बढ़े और कमिश्नर फ्रेजर को रौंदते हुए विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर के महल में पहुंच गए। अब क्या होता है, विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अनुरोध किया। बहादुर शाह जफर ने काफी नानुकुर के पश्चात नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। 12 मई 1857 ईस्वी को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने स्वयं को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया। कभी कभी बहादुर शाह जफर की यह तिथि पूछ लिया जाता है कि कब, किस तिथि को बहादुर शाह जफर ने स्वयं को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया था। 12 मई को ही दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों का कब्जा हो गया और यह कब्जा 20 सितंबर 1857 ईस्वी तक कायम रहा। 4 माह 4 दिन तक विद्रोही सैनिकों का दिल्ली पर कब्जा रहा और यहां से अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिट गया था।
4 माह 4 दिन। दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों का 4 माह 4 दिन तक कब्जा रहा और इसके बाद बरेली के वक्त खां बरेली से सैनिक लेकर दिल्ली आए थे। बरेली से सैनिक लेकर दिल्ली आए थे। बहादुर शाह सेकंड जफर ने वक्त खां को सैन्य नेतृत्व सौंपा था। यहां हम यह कह सकते हैं कि विद्रोही सैनिकों के कमांडर इन चीफ बरेली के वक्त खां थे। बरेली के वक्त खां थे। और अब इसके बाद आप देखें विद्रोह का प्रसार कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ बातें दिल्ली के संदर्भ में और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ बातें हम और देखेंगे। 25 अगस्त 1857 ईस्वी को 25 अगस्त 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर ने एक घोषणा पत्र जारी किया। 25 अगस्त 1857 ईस्वी को बहादुर शाह सेकंड जफर ने एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र पयामे आजादी पत्र में प्रकाशित हुआ था। यह पत्र पयामे आजादी, यह पत्र आजीमुल्ला और मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मित्रों, पयामे आजादी यह क्रांतिकारियों का पत्र था और उस समय गोपनीय रूप में निकलता था। अंग्रेज लोग इसे जल्दी पकड़ नहीं पाए थे। इस घोषणा पत्र में बहादुर शाह सेकंड जफर ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि फिरंगियों के अत्याचार से गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है और बहादुर शाह जफर ने हिंदुओं और मुसलमानों का आह्वान करते हुए इस घोषणा पत्र में कहा कि आइए हम लोग मिलकर के फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दें। अब इस घोषणा पत्र के पीछे मुगल बादशाह का चाहे जो मंतव्य रहा हो, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस घोषणा पत्र ने विद्रोहियों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में एक जुनून पैदा किया, एक आक्रोश पैदा किया कि फिरंगियों को वो भारत से खदेड़ दे। और
इस दौरान दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर मिर्जा गालिब मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली में लूट और कत्लेआम का आंखों देखा हाल अपने संस्मरण दस्तंबु में उल्लिखित किया है। देखें, और एक अंग्रेज ग्रिफिथ्स की भी बात आती है। इन्होंने भी दिल्ली की लूट का आंखों देखा विवरण दिया है, अर्थात दो लोगों ने दिल्ली का आंखों देखा हाल विशेष तौर पर लिखा, जिनमें एक ग्रिफिथ्स महोदय और एक मिर्जा गालिब है। तो मिर्जा गालिब की बात को पहले आप देख लें। मिर्जा गालिब बहादुर शाह सेकंड जफर के दरबारी शायर ने दिल्ली की लूट व कत्लेआम का आंखों देखा हाल अपने संस्मरण दस्तंबु ये फारसी भाषा में था, दस्तंबु में लिखा है। मिर्जा गालिब ने लिखा है दस्तंबु में कि यहां मेरे सामने रक्त का समंदर है, अभी मेरी आंखों को पता नहीं क्या क्या देखना और बदा है। तो आप मित्रों याद रखिएगा, मिर्जा गालिब ने आंखों देखा हाल लिखा दिल्ली की लूट और कत्लेआम का। बहादुर शाह सेकंड जफर के दरबारी शायर थे और इन्होंने अपना जो 1857 की क्रांति पर संस्मरण लिखा फारसी में, उसका नाम दस्तंबु है। और ग्रिफिथ्स की बात अगर हम करें, ग्रिफिथ्स एक अंग्रेज, ग्रिफिथ्स ने दिल्ली की लूट का आंखों देखा हाल लिखा है, आंखों देखा हाल लिखा है। तो यहां पर दो विवरण मैंने आपको बताया, एक गालिब का विवरण और एक ग्रिफिथ्स का विवरण। अब इसके बाद कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने इस समय एक सोने का सिक्का भी जारी किया था और अब तक अंग्रेज और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एक तरह से घबरा गए और उन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा जमाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम मुख्य सेनापति एनसन दिल्ली पर पुनः
कब्जा, दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए अंबाला से चला, किंतु हैजा रोग से वह मारा गया। तो 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज मुख्य सेनापति था वो एनसन था, और यह अंबाला से दिल्ली पर कब्जे के लिए चला, लेकिन रास्ते में यह हैजा रोग से मारा गया। इसके बाद हेनरी बर्नार्ड ने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली। हेनरी बर्नार्ड ने सैन्य कमान संभाला। जब यह हैजे से मर गया तो हेनरी बर्नार्ड ने सैन्य कमान संभाला, किंतु वह भी हैजा रोग में मारा गया। वह भी हैजा रोग में मारा गया। और इसके बाद मेजर रीड ने अंग्रेजी सेना की कमान संभाला, किंतु वह बड़ा निराशा में पड़ गया और उसने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मेजर रीड ने सैन्य कमान संभाला, किंतु इस्तीफा दे दिया। और इस समय अंग्रेजी सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर विल्सन थे। इस समय अंग्रेजी सेना के कमांडर इन चीफ विल्सन थे। कमांडर इन चीफ विल्सन थे और विल्सन ने 14 सितंबर से 20 सितंबर 14 सितंबर से 20 सितंबर अर्थात एक सप्ताह के भीतर दिल्ली पर पुनः कब्जा जमा लिया, अर्थात दिल्ली को पुनः जीत लिया। इस दौरान विल्सन ने 14 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान दिल्ली को पुनः जीत लिया। इस दौरान अंग्रेज सेनापति निकलसन मारा गया। निकलसन मारा गया। हडसन भी विल्सन के सहयोगी के रूप में कार्य किया था। हडसन ने बहादुर शाह सेकंड जफर के 2 पुत्र मिर्जा
ख्वाजा सुल्तान, ये 2 पुत्र थे और एक पौत्र। मिर्जा अबू बक्र पौत्र को गोली से उड़ा दिया। तो हडसन ने बहुत ही निर्दयता पूर्वक बहादुर शाह जफर के पुत्र और पौत्र को मौत के घाट उतारा था और इसके बाद मौलवी रजब अली ने बहादुर शाह जफर के बारे में गुप्त सूचना हडसन को दे दिया था, हडसन को दिया था। यहां पर एक बात आप जान लें कि वक्त खान जो मुख्य सैन्य नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को कहा कि आप ऐसा करें कि दिल्ली छोड़कर मेरे साथ आप चले चलें, हम लोग लखनऊ चलते हैं और फिर से कोई रणनीति बनाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अंग्रेज आपको गिरफ्तार कर लेंगे और इस तरह से क्रांति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा कि अपनी बेगम जीनत महल से पूछ लें और अपने विश्वस्त इलाही बख्श से पूछ लें। वक्त खान ने कहा कि अब किसी से पूछने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं, और वक्त खां चले गए। विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि बहादुर शाह जफर की 2 कमजोरियां थीं, एक उनकी शायरी और दूसरी उनकी बेगम जीनत महल। बहादुर शाह जफर जीनत महल से अपनी सारी गोपनीय बात बता दिया करते थे। बहादुर शाह जफर ने जीनत महल से कहा कि मैं हुमायूं के मकबरे में छिपने जा रहा हूं, और जीनत महल बहादुर शाह जफर के लिए जहरीली नागिन साबित हुई। जीनत महल ने एक तार के माध्यम से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को यह सूचना दे दिया कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए हैं, और यह बात तत्काल हडसन तक यह सूचना पहुंचा दी गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में हडसन ने घेर लिया, और इसके बाद हडसन जानता था कि बहादुर शाह जफर एक शायर हैं, तो सबसे पहले एक शायरी में लड़ाई कह लीजिए हुई। हडसन ने सबसे पहले एक शायरी बोला और फिर बहादुर शाह जफर ने भी उसका जवाब दिया। हडसन ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। हडसन का यह शायराना मुकाबला जब बहादुर शाह जफर ने सुना
तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद लाल किले में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी के तहत बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया। 1862 ईस्वी को रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। दागौन, रंगून के दागौन नामक स्थान पर बहादुर शाह जफर की समाधि है। तो मित्रों, आज यहीं तक मैं आपसे चर्चा किया हूं और आपसे एक बार और कहेंगे कि आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें और पूरा आप उसको वीडियो को देखा करें। जल्दी जल्दी बीच बीच में ना देखें, पूरा देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। और मित्रों, 1857 की क्रांति पर इतने सारे मेरे वीडियो आपको मिलेंगे कि उतना आपको अन्य YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगे। और बड़ी दुर्लभ बातें मैं आपसे, बड़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ही मैं आपसे करूंगा। और इसी के साथ मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।